जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी को बनाने की कोशिश करेंगे। पुरानी परंपराएं टूटी और नई परंपराओं का जन्म हुआ, केंद्रीय शक्ति का ह्रास हुआ, राजतंत्र टूटा और संविधान की सत्ता स्थापित हुई, विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों का अभ्युदय हुआ। उसके बाद क्षेत्रीय राज्यों में आपस में समानता नहीं थी। क्षेत्रीय शासकों ने मुगल आधिपत्य को ही स्वीकार किया, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। विभिन्न स्थानीय शक्तियों का अभ्युदय हुआ। ये 7 पॉइंट्स लिख दिए हम। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो क्वेश्चन को पढ़ते ही एग्जामिनर अट्रैक्ट होता है, क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सोचता है और आगे की चीज़ें पढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है। दूसरा, आपके लिए क्या फ़ायदा होता है कि आपको एक क्रमबद्धता के साथ एक्सप्लेन करने का पॉइंट्स मिल जाते हैं, और यह साधारण वे में कोई भी बच्चा नहीं कर पाता। जिसके इस टॉपिक पर नॉलेज क्लियर होगा वह बच्चा बेहतर तरीके से कर सकता है। इससे क्या होता है, आपकी क्रमबद्धता बिखरने की भी गुंजाइश नहीं रह जाती है, और प्रॉपर सिस्टम के साथ आप उस चीज़ों को फॉलो करते हैं। तब जाकर के एक एक पॉइंट को उठाकर हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और एक्सप्लेन होते हुए चला जाएगा। यानी 7 पैराग्राफ में इसका एक्सप्लेनेशन हम कर देंगे। फिर चलेंगे कंक्लूजन पर, तब जाकर के कंक्लूजन लिखने की कोशिश करेंगे। और जब कंक्लूजन लिखेंगे तो यह बॉडी पार्ट में क्या इंडिकेट किया गया है, उसकी मूलाधार क्या है, उसी को कंक्लूड करेंगे। क्योंकि कंक्लूजन क्वेश्चन का किया जाता है और कंक्लूजन आप कर रहे हैं, जो एक ब्यूरोक्रेट्स बनने के दिशा में अग्रसर हैं। यदि दिशा में अग्रसर हैं और बेहतर तरीके से कंक्लूड करते हैं तो आपके नंबर मिलने की गुंजाइश बढ़ जाती है। अब इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए, यह देखने की कोशिश करें। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 18वीं शताब्दी जिस विशेषताओं को ग्रहण कर रहा था वह एक औपनिवेशिक सत्ता की विशेषता थी, जिसके सत्ता का केंद्र, नीतियों का निर्धारण करने का केंद्र भारत के अपेक्षा बाहर था, यानी लंदन में था। जिसके कारण पूरे 200 वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी औपनिवेशिक सत्ता में शोषण के प्रवृत्ति को नहीं छोड़ पाई, करके कंक्लूड कर देंगे। जैसे इस पॉइंट को कंक्लूड करते हैं तो इंट्रोडक्शन का भी आपको नंबर मिल जाएगा। जो बॉडी का 40 नंबर है उसका भी नंबर मिल जाएगा, और फिर कंक्लूजन का भी नंबर आपको मिल जाएगा। आपका टोटल 32 नंबर हो गए। और तब जाकर के आप देखने की कोशिश करें कि क्या ये मेरा सफिशिएंट नंबर है कि नहीं। आपने 5 पॉइंट लिखा और किसी ने 7 पॉइंट लिखा, आप उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसे एक्सप्लेन करते समय सेंटेंस की क्रमबद्धता, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस का कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं हो रहा है, तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। तो इस वजह से हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी आंसर को लिखते समय उस क्रमबद्धता को मेंटेन रखना है। एक सेंटेंस के दूसरे सेंटेंस के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के साथ कंसेप्ट को जोड़ करके रखना है, तभी जाकर के बेहतर नंबर मिलने की संभावनाएं होती है। और यह संभावनाएं 25 के अलावा 27 भी हो सकता है, तो आपके 35 नंबर की तरफ इंक्रीज कर जाएगा। तो कैसे नंबर को बढ़ाया जाता है, इस संबंध में एक एक कदम चलने की कोशिश करेंगे तो आपका नंबर बढ़ते हुए चला जाएगा, और एक एक कदम चलने की कोशिश नहीं करेंगे तो बढ़ते हुए नहीं चलेगा। हम लोगों ने 2 दिन का क्लास किया, एक क्वेश्चन हमने दिया, उस क्वेश्चन को के कॉपी को चेक करने के लिए मैं तैयार हूँ, और आप क्वेश्चन ही नहीं लिख रहे हैं। सब पढ़ने के बाद ही लिखेंगे ऐसा संभव ही नहीं है। करत करत अभ्यास का जड़मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। एक ही दिन में रसरी को इतने मत खींचने की कोशिश कीजिए कि वो उसी दिन टूट जाए। धीरे धीरे चलने की कोशिश करेंगे, फैक्चुअल के साथ कंसेप्ट को जोड़ेंगे, उसे क्वेश्चन में लिखने की कोशिश करेंगे, राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे, आपका ऑटोमेटिक सब कुछ डेवलप होते हुए चला जाएगा। एनी क्वेश्चन, एनी स्टूडेंट? हेलो हेलो। अब आगे हम लोग टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे।
हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पतनमुखी मुगल शासक जिसे हम लोगों ने दो भाग में बांट चुके थे। वैसे शासक जो शक्तिशाली थे, इसके अधीन क्षेत्र थे, सैन्य संगठन था, वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित थी। वैसे शासकों में हम लोगों ने बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह रंगीला का नाम देखे थे, जो 1707 से लेकर 1748 ईस्वी तक शासन किए थे। उसके बाद वैसे शासकों के बाद आता है जो शक्तिहीन हो गए। उसके अंतर्गत क्षेत्र सीमित हो गया, वित्तीय व्यवस्था कमजोर हो गई, जिसके कारण सैन्य संगठन कमजोर हुआ। वैसे शासकों में अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय और बहादुर शाह जफर का नाम आता है। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग एक एक करके शासकों के विषय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बहादुर शाह प्रथम, यह आप सभी जानते हैं कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब के लाख प्रयास के बावजूद भी उत्तराधिकार का युद्ध नहीं रुक पाया। और 1707 ईस्वी में औरंगजेब का अधीन हेलो 1707 ईस्वी में औरंगजेब के अधीन 21 प्रांत थे, जिसमें से 6 प्रांत साउथ इंडिया में, 14 प्रांत नॉर्थ इंडिया में और 1 काबुल था। इस प्रांत के शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित करने और उसे संगठित करने के लिए औरंगजेब ने अपने 3 जीवित पुत्रों के बीच इस साम्राज्य का विभाजन कर दिया था, जिसमें बीजापुर और हैदराबाद काम बख्श को मिलना था। 11 प्रांत जिसकी राजधानी दिल्ली थी वो मुअज्जम को प्राप्त था, और 8 प्रांत जिसकी राजधानी आगरा थी वो आजम को मिलना था। फिर भी उत्तराधिकार का युद्ध नहीं रुका और 1707 ईस्वी में मुअज्जम ने आजम को जाजू के युद्ध में पराजित कर बहादुर शाह प्रथम या शाह आलम प्रथम के नाम से 63 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। फिर 1768 ईस्वी में उसने हैदराबाद के निकट काम बख्श को पराजित कर दिया और दक्षिण भारत पर भी एकाधिकार स्थापित कर लिया, और इस प्रकार बहादुर शाह प्रथम मुगल उत्तराधिकारी के रूप में एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। अब उसने किस तरीके की नीतियों का निर्धारण किया, जो नीतियां ही उसके साम्राज्य को विखंडित करने की शुरुआत कर दी। उन्होंने शांति की नीति अपनाई। अभियान उन्होंने शांति की नीति अपनाई, मेल मिलाप की नीति अपनाई, लेकिन यहीं पर उसने इस नीतियों को पूर्णतः लागू करने की अपेक्षा एक द्वैत परक भी नीतियां अपना ली। यानी मेल मिलाप और शांति की नीति के अलावा उसने एक
और नीतियों को अख्तियार करने की